Welcome to Physics Class 12th, Unit 3 Magnetism, Chapter 5 Magnetism and Matter, and this is the second video of this chapter. And topic for today's discussions are important terms in magnetism. कुछ definitions हैं, कुछ words हैं जो हम use करते हैं. Terrestrial magnetism, अर्थ का जो magnetism है वो क्यों है, कैसे है. Element of Earth magnetic field, property of di, para and ferromagnetic substances, उनकी properties, cause and differences, Curie law in magnetism, hysteresis curve. So the first topic is some terminology और फर्स्ट डेफिनेशन है जो हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. कोई हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड है वो किसी चीज़ को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है. एक आयरन या कॉपर रॉड हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको कितना मैग्नेटाइज कर सकता है. द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. इसका सिंबल कैपिटल एम है, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल वी. मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एन आई ए भी होता है. एन आई ए अपॉन वॉल्यूम को अगर हम एरिया इनटू लेंथ मान लें तो ए से ए कट जाएगा और इसकी यूनिट जो आ जाएगी दैट इज एम्पियर. करंट की यूनिट एम्पियर, टर्न्स की कोई यूनिट होती नहीं है तो एम्पियर पर मीटर. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है मैग्नेटिक इंटेंसिटी. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है. कॉपर के पास भी वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दी जाए और गोल्ड को दी जाए और आयरन को दी जाए तो कोई कम मैग्नेटाइज होगा, कोई ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा. तो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी. सो डिग्री ऑफ एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस, कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. इसका फॉर्मूला एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू भी होता है. ऐसा यूनिट इसकी भी एम्पियर पर मीटर है, दोनों की यूनिट सेम है. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की भी वही यूनिट है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की भी कोई वही यूनिट है. इसकी सीजीएच यूनिट ओवरस्टेड भी होती है. नाउ नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम देखना चाहें तो एक फॉर्मूला है फ्लक्स का फाई इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा, उससे हमने इसको निकाला है. तो बी इंटू ए रहता है बी ए कॉस थीटा, तो बी इक्वल टू फाई अपॉन ए, मतलब फ्लक्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया और passes through the substance perpendicularly is called its magnetic field. इसका एक और फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई भी हम पढ़ चुके हैं, सोलेनॉइड के लिए आया था. नाउ इसका एसआई यूनिट वेबर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला. वेबर जो यूनिट है वो फ्लक्स की यूनिट है, टेस्ला जो एक्चुअल यूनिट है दैट इज एसआई यूनिट अगर बोला जाएगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला. और इसकी जो सीजीएस यूनिट है गॉस है और 1 गॉस इक्वल टू 10 पावर -4 टेस्ला या 1 टेस्ला इक्वल टू 10 to power 4 गॉस. नाउ नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स. फ्लक्स मतलब फील्ड लाइंस. फील्ड लाइंस पासेस थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया या गिवन एरिया परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. सो फाई इक्वल टू बी डॉट डी एस या बी डी एस कॉस थीटा, इसकी यूनिट वेबर. और नेक्स्ट डेफिनेशन है मैग्नेटिक परमिबिलिटी. इसके पहले हमने इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पढ़ा था, मतलब एबिलिटी टू सपोर्ट मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में आयरन रख देते हैं तो लास्ट ईयर हमने 10th में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड 1000 टाइम्स बढ़ जाता है. तो एबिलिटी टू सपोर्ट, लेकिन ये किसका सपोर्ट है, मीडियम का. एबिलिटी ऑफ मीडियम टू सपोर्ट मैग्नेटिक फील्ड. अगर किसी सब्सटेंस को आयरन नेल्स के बीच में रख दिया जाए, कॉपर नेल के बीच में रख दिया जाए, नॉर्मल एयर के पास रख दिया जाए, पानी के अंदर रख दिया जाए, तो वो मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को कितना सपोर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिबिलिटी. इसकी यूनिट ध्यान रखेंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर है या वेबर पर मीटर पर एम्पियर या फिर एच पर मीटर, एच पर मीटर. नाउ नेक्स्ट है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी. रिलेटिव मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप किसी मीडियम में ले रहे हो और वैक्यूम में ले रहे हो, तो दोनों का जो रेशियो आएगा, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन वैक्यूम. जैसे कि हमने इलेक्ट्रिकल में के लिया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या म्यू आर है, वहाँ एप्सिलॉन आर लिया था हमने. सो इसका जो फॉर्मूला आएगा म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, या फिर इसको हम म्यू आर इक्वल टू बी अपॉन बी नॉट भी लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. परमिबिलिटी जो थी वो मीडियम की होती है, ससेप्टिबिलिटी जो होगी वो सब्सटेंस की होगी. किसी मीडियम में कॉपर रखा जाएगा, उसी मीडियम में आयरन रखा जाएगा, तो शायद आयरन का मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली बहुत
ज़्यादा होगा। तो ससेप्टिबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच शो हाउ इजीली a substance can magnetize. It can also be defined as the ratio of intensity of magnetization of a substance to the magnetic intensity. सो काई, इसका सिंबल यहाँ पे काई है, इसको काई से शो करते हैं। काई एक एक्सरे जैसा, एक्स के जैसा है, लेकिन ये इटैलिक सिंबल है, इसको काई के जैसे हम शो करते हैं। इसके बाद आता है रिलेशन। अब हम कुछ रिलेशंस देख रहे हैं। बी और एच के बीच में जो रिलेशन है, बी इक्वल टू म्यू एच चलेगा यहाँ पे। परमिबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच में जो रिलेशन है, म्यू आर इक्वल टू 1 + काई एम चलेगा। कुछ और अब यहाँ पे फॉर्मूले जो रिलेशंस को हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो वैक्यूम का और कोई इसके बीच में मीडियम रख दिया जाए तो उन दोनों के टोटल मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा। अब बी नॉट जो है म्यू नॉट एच के इक्वल टू होता है और बी एम जो होता है म्यू नॉट एम के इक्वल टू होता है। दोनों को रख दें हम तो म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम, म्यू नॉट एच प्लस एम में से हमारे पास म्यू नॉट कॉमन ले लें तो एच प्लस एम बचेगा। और एच और एम में एक रिलेशन है दैट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी, द रेशियो ऑफ magnetic intensity upon intensity of the ratio of intensity of magnetization to the magnetic intensity. The ratio of intensity of magnetization to the magnetic intensity is called susceptibility. तो काई इक्वल टू एम अपॉन एच होता है तो एम इक्वल टू काई एच हो जाएगा। अब यहाँ से म्यू नोट और एच दोनों कॉमन आ गए, 1 + काई बचेगा, 1 + काई आई म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी के इक्वल टू होता है तो यहाँ पे म्यू आर आ गया। नाउ म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नोट होता है तो म्यू आर इंटू म्यू नोट म्यू के इक्वल टू हो जाएगा तो बी इक्वल टू म्यू एच आ गया। तो कुछ रिलेशंस हैं हम बीच बीच में यूज करेंगे, कौन कितना परमिबल है कौन कितना ससेप्टेबल है। नाउ अब हम टॉपिक चेंज करते हैं, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। अर्थ के पास मैग्नेटिज्म क्या है, इसकी बहुत सारी थ्योरीज रही। सबसे पहले माना गया कि अर्थ के एक नॉर्थ पोल पे बहुत बड़ा साउथ पोल रखा है, साउथ पोल पे एक बहुत बड़ा नॉर्थ पोल रखा है। बाद में जब वहाँ पहुँचे तो ऐसा कोई फील्ड नहीं मिला। फिर बाद में माना गया कि हमारी अर्थ के अंदर कोर है, कोर के अंदर आयरन है और मेटल्स हैं और मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में फ्लो हो रही हैं, आयंस के फॉर्म में फ्लो हो रही हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेंगी। लेकिन उसके लिए भी कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस हमें नहीं मिली। उसके बाद फिर इसके ऊपर भी गए, ये सारी टेंटेटिव थ्योरीज हैं, इनमें अभी भी रिसर्च जारी है कि एक्चुअल रीजन क्या है। फिर उसके बाद हम आयोनोस्फीयर की तरफ गए कि अर्थ के ऊपर वाले सबसे आउटर मोस्ट पार्ट पे जाए तो आयंस हैं और आयंस फ्लो कर रहे हैं अर्थ की स्पिन के अकॉर्डिंग, तो उनका आयंस के मूवमेंट के थ्रू की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। तो ये सारी टेंटेटिव थ्योरीज हैं, अभी तक एग्जैक्ट थ्योरी का आना बाकी है। इन्हीं में से कोई एग्जैक्ट हो भी सकती है और नए रिजल्ट भी मिल सकते हैं। कहीं कहीं लोकल लूप्स भी बनते हैं, बरमूडा ट्रायंगल का नाम भी आपने सुना होगा। कहीं कहीं मैग्नेटिक फील्ड एकदम बढ़ जाता है तो बोलते हैं कि वहाँ पर हो सकता है आयरन और ज़्यादा हो। अब इसमें कुछ वर्ड्स हम यूज़ करेंगे। ज्योग्राफिक मेरिडियन मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन। ज्योग्राफिक इक्वेटर मतलब सबसे बड़ा जो सर्किल होगा और ये जनरली परपेंडिकुलर होगा। द ग्रेट सर्किल ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक इक्वेटर। मैग्नेटिक मेरिडियन जनरली हम मानते हैं कि जहाँ नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिक का वहीं मैग्नेटिक का, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर है। एक एंगल बनता है दोनों के बीच में, जो एंगल बनता है वो भी हम देखेंगे, उसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। तो अर्थ का अगर नॉर्थ पोल ऐसा होगा तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल के बीच में हल्का सा एंगल बनेगा। सो द मैग्नेटिक मेरिडियन मीन्स मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन। और उसी के परपेंडिकुलर हम एक इक्वेटर लाइन बना देंगे तो इसको मैग्नेटिक इक्वेटर, इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं। और इसी को हम एक बड़े से फॉर्म में देखें तो ये अगर हम देखें तो ये नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को हमने बोल दिया ज्योग्राफिक मेरिडियन। ऐसे मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली लाइन को मैग्नेटिक मेरिडियन। और इन दोनों के परपेंडिकुलर, ज्योग्राफिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर ज्योग्राफिक इक्वेटर और मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक इक्वेटर। और दोनों मेरिडियन के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिक्लाइन। और ये ग्रेजुअली बाय द टाइम स्पेन ऑफ टाइम धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सो फर्स्ट एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एक प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन, एक लाइन जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ को मिला रही है। एक प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को मिला रही है। और इन दोनों के बीच का एंगल दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन is called angle of declination.
और ये प्लेस टू प्लेस वेरी होता है। और ऐसी कोई प्लेस हम मिला दें जहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सेम हो, ऐसी कोई लाइन बना दें, बन सकती डेफिनेटली, तो उस लाइन के जो पॉइंट आएंगे उनको हम बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन। और ऐसी लाइन जहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जीरो हो, दैट इज कॉल्ड एगोनिक लाइन। नाउ एंगल ऑफ डिप, डिप का मतलब यह है कि नॉर्थ साउथ प्लेन पैरेलल होना चाहिए, लेकिन वो पैरेलल ना होके या तो थोड़ा सा ऊपर उठा रहेगा या थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो जो उसका एंगल के बीच में जो बन गई लाइन, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मतलब प्लेन ना होके नॉर्थ साउथ तो होना था, वो नहीं हुआ, उससे थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया। लेकिन फ्लैट सरफेस ना होके या तो नीचे की साइड जाएगी मैग्नेट, या फिर हल्की सी ऊपर की साइड जाएगी। तो जो नीचे या ऊपर जा रही है दैट इज कॉल्ड डिप या इंक्लिनेशन। हमने 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो या तो नीचे की साइड जा रहा है या फिर ऊपर की साइड जा रहा है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन से हेमिस्फेयर में है, सदर्न हेमिस्फेयर में है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। तो एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सो इसका क्या डेफिनेशन बनेगी, दो फोर्स यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट के हिसाब से, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। और एंगल ऑफ डिप जीरो होता है इक्वेटर पे, और पोल्स पे होता है 90। अगर हम पोल्स पे किसी कंपास को ले जाएंगे तो बिल्कुल वर्टिकली चिपक जाएगी ऊपर की साइड, और अगर हम उसको इक्वेटर पे ले जाएंगे तो उसमें एंगल ऑफ डिप जीरो होगा। और इसका मतलब हम ये बोले कि अगर हम इक्वेटर से पोल्स पे जाएंगे तो एंगल ऑफ डिप बढ़ेगा। और अगर हम ऐसी लाइनें मिला दें जहाँ पे एंगल ऑफ डिप सेम हो तो उसको आइसोक्लिनिक लाइन बोलते हैं। और ऐसी लाइन जहाँ पे एंगल ऑफ डिप जीरो हो उसको एक्लिनिक लाइन बोलते हैं। इसमें रिलेशंस बनाना चाहें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच इक्वल टू बी कॉस डेल्टा बनेगा, और बी बी इक्वल टू बी साइन डेल्टा, दोनों को स्क्वायर रूट कर देंगे तो बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। तो तीन कंपोनेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिसाइड करने वाले, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। नाउ टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये इसका थर्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक में मैग्नेटिक मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। सो सबसे पहला है डायमैग्नेटिक, सेकंड होगा पैरामैग्नेटिक और थर्ड होगा फेरोमैग्नेटिक। डाई मतलब ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करें, वीकली रिपेल करते हैं। द सब्सटेंस विच फेवरली रिपेल अ मैग्नेटिक। और क्यों, क्योंकि इनके अंदर अगर हम बोले इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या अंतर है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन थ्योरी में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका जो डायपोल मोमेंट टेम्पररी होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल करते हैं, या फिर दे मैग्नेटाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रहा है तो साउथ टू नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, दे वीकली रिपेल। क्यों, क्योंकि इनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होकर हम मान लें एक ऑर्बिट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक हमने पढ़ा है क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होते, तो अगर एक एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्लॉकवाइज होगा। तो एक का अगर इस पर मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे की साइड आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो दूसरे का ऊपर की साइड जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसमें, एच इक्वल टू जीरो है, तो एक परपेंडिकुलर नीचे की साइड मतलब एक किसी एक मैग्नेटिक मूवमेंट रख रहा होगा, और दूसरा उसके जस्ट अपोजिट होगा, दोनों जीरो होंगे। लेकिन जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो इसमें स्लाइटली मोशन आएगा, और ये दोनों टेम्पररी मैग्नेटिक मोमेंट बनाने लगेंगे। इनके एग्जाम्पल हैं ABC, एंटीमनी बिस्मुथ कॉपर, गोल्ड सिल्वर क्वार्ट्ज मरकरी एल्कोहल वाटर हाइड्रोजन एयर एंड आर्गन। जिनमें भी आपको लगे कि आउटर मोस्ट पेयर्ड है, जरूरी नहीं कि इवन नंबर वाले ही पेयर्ड हो, जिनमें लगे कि आउटर मोस्ट पेयर्ड है, दैट इज आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की एक और अच्छी प्रॉपर्टी होती है माइसनर इफेक्ट। जनरली टेम्परेचर कम करो तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म कम होना चाहिए। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब उसका मैग्नेटिज्म बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, उस सब्सटेंस के अंदर एक भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग थी, ऐसे मैग्नेटिक शील्डिंग हो जाएगी, उस सब्सटेंस के अंदर बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। उसको हम बी इक्वल टू जीरो भी बोल सकते हैं, काई इक्वल टू -1 भी बोल सकते हैं, म्यू आर इक्वल टू जीरो भी बोल सकते हैं। और इस टेम्परेचर पे, इस कंडीशन में ये सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, परफेक्ट डायमैग्नेटिक जैसा बिहेव करेगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड माइसनर इफेक्ट, और ये ऐसा रिपेल करेगा जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो कर रहा हो। सेकेंड सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो वीकली अट्रैक्ट हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अट्रैक्ट होंगे, बहुत वीकली होंगे। सॉलिड सब्सटेंस में इनमें फोर्स अपील नहीं किया जाएगा, लेकिन यूट्यूब या इनके सॉल्यूशंस को अगर हम चेक करेंगे तो इनमें थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स हम देख सकते हैं।
अब इनमें और डायमैटिक में क्या अंतर है? तो डायमैटिक में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इनमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो केवल एक इलेक्ट्रॉन का एक ही टाइप का मोमेंट होगा, और ये मोमेंट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो बहुत कम ही अट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन वीकली अट्रैक्ट करेंगे। इनके एग्जाम्पल हैं यूएम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम और अल्कलाइन मेटल्स, जिनमें आपको लगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ थर्ड नंबर का जो सब्सटेंस है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जिसकी वजह से मैग्नेट में पढ़ रहे हैं, इट इज़ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करें, जिसका फीलिंग्स और जिसका अट्रैक्शन फोर्स आप सॉलिड में भी फील कर सकें। एक ऑयल पिन को मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन एक सिल्वर के वेसल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम सुने होंगे, फैन देखा होगा कितनी तेज मूव करता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाए मैग्नेट के थ्रू, या दे अट्रैक्ट या दे मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली। और इसका रीज़न क्या है? ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ही है, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, लेकिन इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ग्रुप्स बन जाते हैं। ऐसे एटम्स जिनके दो डायपोल मोमेंट एक जैसे हैं, वो ग्रुप बना लेते हैं, और ऐसे इस एटम के अंदर, इस सब्सटेंस के अंदर 10⁻11 एटम्स के भी ग्रुप बन जाते हैं, और इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं डोमेन्स। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं, और ऐसे ग्रुप्स बन के जिनके डायपोल मोमेंट सेम है, ये एक जैसे डायपोल मोमेंट वाले ग्रुप बना लेते हैं, और दीज आर द डोमेन्स। ऐसे बहुत सारे डोमेन्स बन जाते हैं। ये डोमेन है जिसमें एक साइड डायरेक्शन है, ये दूसरा डोमेन है जिसमें, ये एक डोमेन नहीं है, इस डोमेन में 10⁻11 एटम्स हैं, लेकिन उन सारों की डायरेक्शन, उन सभी की डायरेक्शन एक जैसी है। तो ये एक टाइप से एक सब्सटेंस में अगर एक मोल भी बोलेंगे तो भी बहुत सारे डोमेन्स बन जाएंगे जिनकी डिफरेंट डायरेक्शन होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है तो हर एक डोमेन की अपनी एक ओन डायरेक्शंस होगी, लेकिन ये ग्रुप है तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट एक एटम से तो बहुत ज़्यादा होगा। तो यही वजह है कि फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में स्लाइटली अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो जनरली हम इग्नोर भी कर सकते हैं और उसको ऑब्जर्व करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक का अट्रैक्शन फोर्स आप आराम से अपील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप्स है, और ग्रुप्स का जो डायपोल मोमेंट है वो ग्रुप ऑफ 10⁻11 एटम्स का है। लेकिन ये जो है डोमेन्स हैं, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इनकी डायरेक्शन अपनी अपनी सबकी अलग अलग है। अब अगर इनमें मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तो ये डोमेन बहुत ही जल्दी अरेंज हो जाते हैं, और इन सभी डोमेन्स की डायरेक्शन एक जैसी हो जाती है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करने लगते हैं। अब इस डोमेन्स में या इन सारे डोमेन्स का एक कॉमन डायरेक्शन हो जाएगी, तो फिर अभी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। और अब तो आप इसमें ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला एज साउथ पोल जैसा बिहेव कर रहा है और ये वाला एज नॉर्थ पोल जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनके जो एग्जाम्पल हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये तो तीन फेमस एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा गैडोलिनियम, गैडोलिनियम एक है, एलनिको, एलनिको इज द एडिशन ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ये जो है एक एलॉय है, एलनिको, ALNICO, एलनिको आयरन, निकल एंड कोबाल्ट की एलॉय है, और वो भी एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक ग्रुप की वजह से, अगर इंडिया में 540 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं और उन सबको अरेंज करना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर पार्टी वाइज देखा जाए तो उनको अलाइन करना आसान है। सो फेरोमैग्नेटिक में डोमेन्स टाइप के बने हुए हैं जिनको आपको अलाइन करना आसान है। डिफरेंस, नाउ द डिफरेंस बिटवीन डाई, पैरा एंड फेरो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे वेरिएशन के हिसाब से पूछा जाता है। डिफरेंशिएशन बिटवीन डाई, पैरा एंड फेरो ऑन बेसिस ऑफ, और इनमें से कोई भी बेसिस आपसे पूछा जा सकता है। ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, फील्ड लाइन्स, क्यूरी लॉ, कॉन्फ़िगरेशन, एग्जाम्पल, मूवमेंट, और इसके आगे नेक्स्ट लीड में और भी मिलेंगे। तो सबसे पहले है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी मतलब एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू मूव टुवर्ड द बिहेव अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो डाई तो अपोज करने वाला है, तो इसकी ससेप्टिबिलिटी हमेशा अपोजिट होगी, एंटी होगी। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ जा रहा होगा तो ये साउथ जा रहा होगा, तो इसमें हमेशा माइनस का साइन आएगा, ये हमेशा रिवर्स में जाएगी, -1 से 0 के बीच में जाएगा।
पैरा स्लाइटली अट्रैक्ट होता है तो जीरो से एप्सिलॉन बहुत, एप्सिलॉन यहाँ पे एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ये एप्सिलॉन परमिटिविटी वाला नहीं है। और फेरोमैग्नेटिक में ये बहुत ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा होगी। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब वैक्यूम में और मीडियम के अंदर का रेशियो, तो अगर हम बोलें डाई के केस में, तो डाई के केस में जनरली 1 से तो कम, डाई के केस में ये वैक्यूम में ज़्यादा होगी और मीडियम में कम होगी। पैरा के केस में वैक्यूम से तो थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि सपोर्ट कर रहा है, और फेरो के केस में वैक्यूम से बहुत बहुत ज़्यादा होगी। तो परमिबिलिटी और रिलेटिव परमिबिलिटी दोनों रेशियो हो गया। और अगर रिलेटिव परमिबिलिटी आप निकालना चाहते तो सब्स्टिट्यूट में अगर आप 1 ऐड कर दो तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे, क्योंकि 1 प्लस का आई इक्वल टू म्यू आर था। तो अगर हम इस वाले पहले वाले स्टेप में 1 ऐड कर दें तो 0 से 1 हो गया, और ये 1 से 1 प्लस एप्सिलॉन हो गया। ये तो मोर देन 1 है, बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं आया। परमिबिलिटी मतलब मीडियम के अंदर और मीडियम के बाहर, तो डाई में मीडियम के अंदर फील्ड लाइंस कम होती हैं और मीडियम के बाहर फील्ड लाइंस ज़्यादा होती हैं। पैरा में स्लाइटली ज़्यादा होंगी और फेरो में हाईली ज़्यादा होंगी। क्यूरी टेम्परेचर डायमेटिक फॉलो नहीं करता है। जनरली पैरा और फेरो की एक जैसी प्रॉपर्टी है और डाई उसके जस्ट अपोजिट जाता है, तो क्यूरी टेम्परेचर तो फॉलो ही नहीं करता है, क्यूरी लॉ डायमेटिक। लेकिन पैरा और फेरो क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी लॉ फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डाई में पेयर्ड है, पैरा में अनपेयर्ड है, फेरो में अनपेयर्ड है लेकिन ये डोमेन के फॉर्म में है। एटॉमिक डायपोल मोमेंट डाई में टेम्पररी है, पैरा में परमानेंट है और फेरो में भी परमानेंट है। मूवमेंट डाई स्ट्रॉन्ग टू वीक जाता है, दूर भागता है, स्लाइटली रिपेल करता है, और पैरा में वीक टू स्ट्रॉन्ग जाता है, स्लाइटली अट्रैक्ट करता है, और फेरो में वीक टू स्ट्रॉन्ग हाईली मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, इन्हीं को हम और कंपैरिजन वाइज देखें तो डायमैटिक सब्सटेंस की डेफिनेशंस भी मिल जाती है यहाँ पर, तीनों की रिलेटिव कंपैरेटिव डेफिनेशंस। डाय दो सब्सटेंस विच फी फेबली रिपेल्ड, पैरा विच फेबली अट्रैक्ट, और फेरो विच स्ट्रांगली अट्रैक्ट। एग्जाम्पल हो गए इनके। इसके बाद अगर इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये फील्ड लाइन्स कैसे बिहेव करेंगी, डाय से तो दूर जाने की कोशिश करेंगी, पैरा में स्लाइटली मूवमेंट अंदर की साइड होगा और फेरो में हाईली मूवमेंट होगा अंदर की साइड। नेक्स्ट, अगर हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, डाई स्ट्रॉन्ग टू वीक जाएगा वीकली, और पैरा वीक टू स्ट्रॉन्ग जाएगा बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, और फेरो वीक टू स्ट्रॉन्ग जाएगा लेकिन बहुत हाईली अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू। नेक्स्ट, अगर एक आयरन रॉड रख दी जाए तो इसके साथ क्या होगा, डाई में रखोगे तो दूर भागने की कोशिश करेगा, तो ये इस दोनों फील्ड से दूर जाने की कोशिश करेगी। पैरा में रखोगे तो ये उससे मूव होने की कोशिश करेगी, स्लाइटली मूवमेंट में आने की कोशिश करेगी। और अगर हम यही फेरो में रखेंगे तो तुरंत तुरंत अलाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट डिफरेंस, अगर हम लिक्विड ले लें तो लिक्विड के साथ क्या होगा, लिक्विड जल्दी मूवमेंट शो करता है, तो ये दो पोल्स अगर हमने पास पास रखे थे तो डाई तो दूर भागने की कोशिश कर रहा था, तो क्योंकि पास पास थे तो बीच में फील्ड स्ट्रॉन्ग था तो स्ट्रॉन्ग से वीक गया, और जब दूर दूर रख दिए तो उनको बीच में फील्ड वीक लगा तो बीच में आ गया। पैरा के केस में अगर हम रखेंगे तो जब स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग के पास मूवमेंट शो कर रहा है, और जब हमने दूर दूर पोल रख दिए तो बीच में वीक हो गया तो वहाँ से दूर भाग के और स्ट्रॉन्ग के पास आ गया। और अगर यही फेरो के केस में रखेंगे तो वही मूवमेंट कुछ ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट डायपोल मोमेंट हम पहले देख चुके हैं, माइनस नेगेटिव रहता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी हम देख चुके हैं, और मैग्नेटिक परमिबिलिटी भी देख चुके हैं। नेक्स्ट, क्यूरी लॉ भी हम देख चुके हैं। नाउ क्यूरी लॉ होता क्या है, पैरामैग्नेटिक के लिए अलग है, फेरो के लिए अलग, थोड़ा सा डिफरेंस है। मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो कम होगी। डेफिनेटली मैग्नेट का सबसे बड़ा दुश्मन है हीट, अगर आप हीट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक में कुछ नहीं, एक अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट टेम्परेचर या एनर्जी देने से टूटता है। तो जो m इक्वल टू सी बी नोट अपॉन टी, बी नोट की वैल्यू म्यू नोट एच रखी तो सी म्यू नोट एच अपॉन टी, एम अपॉन एच इस साइड आ गया जो काई बन जाएगा। सो काई इक्वल टू, या काई इक्वल टू सी म्यू नोट अपॉन टी, या काई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी। दैट इज द क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये इसका ग्राफ है। नेक्स्ट, क्यूरी लॉ इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें बस एक और आ जाता है, the magnetic susceptibility of material, ferromagnetic materials is inversely proportional to difference between absolute temperature and Curie temperature। यहाँ एक नया वर्ड आ गया, Curie temperature।
क्यूरी बाकी सब सेम टू सेम सॉल्व है। क्यूरी टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, और ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे वर्क करने लगे, आयरन एक एल्यूमिनियम के जैसे वर्क करने लगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ना बचा रहा है, दैट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर आयरन के लिए 1000 केल्विन है, कोबाल्ट के लिए 1400, निकल के लिए 600 और गैडोलिनियम के 317 केल्विन। मतलब जितना ज़्यादा क्यूरी टेम्परेचर होगा उतनी अच्छी मैग्नेट बन सकती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हिस्टैरिसीस लूप और मैग्नेटाइजेशन कर्व। हिस्टैरिसीस लूप या कर्व एक स्टडी है, किसी चीज़ को मैग्नेटाइज कर रहा है तो उसका मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, उसके अंदर बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड, रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड कितना क्या होता है। तो अगर हम किसी एक मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं तो जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, बी और एच के बीच में ग्राफ है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एच मीन्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। उसको आप इतना नहीं कर सकते हो कि आप इस स्मॉल मैग्नेट को अर्थ के बराबर कर दो। अब अगर आप उससे ज़्यादा उसको मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो उसके बाद उससे ज़्यादा उसमें वैल्यू नहीं बढ़ पाएगी। अब अगर आप उसको रिवर्स करते हो, एच की वैल्यू कम करते हो, तो एच की वैल्यू कम करोगे तो बी की वैल्यू कम होगी, लेकिन उसी पाथ से नहीं होगी जिस पाथ से गया था, ये कम होगी, लेकिन फिर भी जब आपने एच की वैल्यू 0 कर दी फिर भी यहाँ बी में कुछ मैग्नेटिक फील्ड बचा रह गया। बचा मतलब रेसिडुअल, रेमेनेंस, रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, रिटेंटिविटी। और अगर आप इसको जीरो करना चाहते हो तो अब आपको एच को, अगर जहाँ जिस साइड पहले नॉर्थ लगाया हो सकता है अब आपको उस साइड साउथ लगाना पड़े, रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड करना पड़ेगा, और उसके बाद एक लिमिट के बाद फिर बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड कोर्सिविटी। तो यहाँ दो वर्ड है, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। अब अगर आप फिर से रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाते हो तो फिर ये पीक पे पहुंचेगा, पीक पे पहुंचने के बाद एक लिमिट के बाद फिर ये फिक्स हो जाएगा। अब अगर आप इसको फिर से रोल बैक करते हो तो फिर वैसे ही बन जाएगा। सो जो एक कर्व बन रहा है, एक हमारे पास बन गया ओ ए बी सी डी ई एफ ए, ये जो कर्व है दैट इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। हमने सबसे पहले मैग्नेटाइज किया स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड से, उसमें मैग्नेटाइजेशन बढ़ना शुरू हुआ, एक लिमिट पर पीक पे पहुंच गया, अब हमने कम किया और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो हो गई, लेकिन उसके अंदर फिर भी बचा हुआ है, जो बचा हुआ दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। सो ग्राफ क्या हुआ, द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। और रिटेंटिविटी क्या हुई, जब हमने मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो हो चुकी थी फिर भी उसको जो मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ था, दैट इज ओ बी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक रिटेंटिविटी। कितना रिटेन कर रहा रखा, आपकी क्लास खत्म हो गई, आपका टॉपिक खत्म हो गया, फिर भी आपको कितना याद रह गया। रिटेंटिविटी, रेमेनेंस या रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड। कोर्सिविटी, अब आपको उसको जीरो करना है तो आपको रोल बैक उल्टा करोगे। अगर आप पेपर एक, आपके पास एक चार्ट पेपर है, आप उसको फोल्ड करके स्कूल लाते हो, अब आप उसको खोल दो तो उसके अंदर थोड़ा सा कर्वेचर बचता है, दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। अब आपको अगर उसको सीधा करना है तो आप उसको उल्टा फोल्ड करोगे, तो जैसे उल्टा फोल्ड करो दैट इज कॉल्ड कोर्सिविटी, रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड। टू मेक मैग्नेटिक फील्ड जीरो इज कॉल्ड कोर्सिविटी, इसको उसी से शो कर सकते हैं। ये लूप हिस्टैरिसीस लूप है। हिस्टैरिसीस लूप जो अगर हम बोले आयरन, सॉफ्ट आयरन का थिन होता है, और जो टेम्पररी मैग्नेट के काम करते हैं, और जो बड़ी मैग्नेट है थिक मैग्नेट, थिक लूप उनका होता है जो पर। ना उन्हीं तीन चीज़ों को हम देखते हैं, सॉफ्ट फेरो एंड स्टील का डिफरेंस, टेम्पररी वर्सेस परमानेंट मैग्नेट का डिफरेंस, एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक वर्सेस हार्ड फेरो, तीनों एक ही चीज़ें हैं। सॉफ्ट फेरो मतलब जो इजी टू मैग्नेटाइज हो एंड इजी टू डीमैग्नेटाइज हो, जिनको मैग्नेटाइज करना भी आसान हो और डीमैग्नेटाइज भी जल्दी से हो जाते हो। हार्ड फेरो जो डिफ़िकल्टली मैग्नेटाइज होते हो और डिफ़िकल्टी डीमैग्नेटाइज होते हो, मतलब एक बार मैग्नेटाइज होगा तो डीमैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है। एग्जाम्पल सॉफ्ट फेरो के सॉफ्ट आयरन गैडोलिनियम आयरन, और हार्ड फेरो का एल्निको स्टील। एल्निको एक एलॉय है एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट की। हिस्टैरिसीस लूप सॉफ्ट फेरो का नैरो होता है, हार्ड फेरो का हाई एरिया में होता है। रिटेंटिविटी सॉफ्ट फेरो की हाई होती है, हार्ड फेरो की भी हाई होती है। कोर्सिविटी में यहाँ डिफरेंस है, कोर्स मतलब कितना रिवर्स चाहिए उसके लिए, तो सॉफ्ट फेरो बहुत कम चाहिए, थोड़ा सा में वो अपना मैग्नेटिक फील्ड लूज कर देगा, लेकिन हार्ड फेरो में उसको रिवर्स जीरो करने के लिए हाई मैग्नेटिक रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इसकी कोर्सिविटी ज़्यादा होती है। सेचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी सॉफ्ट फेरो में हाई होती है, लेकिन हार्ड फेरो में हाँ गुड होती है, हाई नहीं बोल सकते। ये इन दोनों के बीच का ग्राफ है, सॉफ्ट फेरो थिन ग्राफ है और हार्ड फेरो या स्टील का ग्राफ वाइडर है। ये बहुत सारी यूनिट्स हैं और इस चैप्टर से जनरली आता है विच फिजिकल क्वांटिटी है यूनिट दिस एंड दिस इज इट स्केलर और वेक्टर। तो इस टेबल को ध्यान से देख लेंगे, सारे रिलेशंस इसमें दिए हुए हैं, कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, यूनिट क्या है, और इन यूनिट के बीच में क्या रेशियोज हैं।
वो सब यहाँ दिए हुए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। थैंक यू।